आइए बच्चों, आज हम लोग अगली टॉपिक है ह्यूमन आइज की, उसको पढ़ते हैं। इसकी पिछली वीडियो में आपने मानव नेत्र के विषय में कुछ अध्ययन किया था। इसमें मानव नेत्र के पार्ट के विषय में अध्ययन किया गया था, आपको उसमें अच्छे से पता होगा। और जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लेंगे, या नहीं तो उसका हम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो फिलहाल आइए हम देखते हैं मानव नेत्र में अगली टॉपिक क्या है, उस पर अध्ययन किया जाए। अगली टॉपिक देखा जाए तो एक टॉपिक आएगी समंजन क्षमता, जिसको हिंदी में कहते हैं एकोमोडेशन पावर। ठीक है, एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता क्या होती है, इसे हमें थोड़ा देखना है। और देखने के लिए इसे हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज है क्या और इसकी जरूरत क्या है। थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा। जो चीज 2 मिनट में क्लियर होनी चाहिए उसे हो सकता है कि हमारे द्वारा 20 मिनट में क्लियर किया जाए, लेकिन उसके पीछे कहानी होगी कि ये चीज आया क्यों और इसका मतलब क्या होता है। तो भाई पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता क्या होती है? यह एक हमारे आंख की क्षमता है, मतलब एक हमारी आंख की क्वालिटी है। इस क्वालिटी में, इस क्षमता में ये दिखाती है हमारी आंख कि वो आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर लेती है। आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर लेती है, जो ह्यूमन आइज होती है। इसकी एक खास क्वालिटी होती है समंजन क्षमता, मतलब हमारी आंख की आवश्यकता पड़ गई तो ये अपनी फोकस दूरी को कम कर लेगी, और आवश्यकता पड़ गई तो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेगी। ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों होना आवश्यक है, इसको आगे हम बताते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि समंजन क्षमता क्या होती है, तो आप कहेंगे मानव नेत्र द्वारा आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को कम कर लेना या अधिक कर लेना, जो उसकी क्षमता है, इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को कम कर लेना अथवा बढ़ा लेने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। अब भाई इसको हम समझते हैं, इसकी जरूरत क्या है, कम करने की या अधिक करने की क्या जरूरत है। जैसे कि आप लेंस पढ़े हैं, हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। अगर हम एक तरफ बात करें, अगर कोई हमारे पास कृत्रिम लेंस है, आर्टिफिशियल लेंस है, कृत्रिम लेंस है, अगर हमारे पास जो कृत्रिम लेंस है, सामान्य तौर पर इनकी फोकस दूरी बदलती नहीं है। अगर इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही रहेगी। हाँ, बदलती है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हमें यहाँ नहीं अभी जानना है। बस हम मान ले मोटे तौर पे कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी क्षमता 10 है और ये हमेशा 10 रहेगी। हम मान लेते हैं मोटे तौर पे, कभी बदलेगी नहीं। और जैसे देखिए क्या है, ये मार्कर है, तो इसकी लंबाई जो भी है वो है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अगर बदलेंगे तो इसका आकार जो है इस आकार में नहीं रहेगा, ये विरूपित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जो इसकी रियल साइज है ये इसको हम बदल नहीं सकते। तान के, खींच के, देखो तान के, हम सोचे इसको तान के बढ़ा दे तो बढ़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं बढ़ने वाली है? अगर यही हम रबड़ को ले ले, रबड़ को तानेंगे उसका आकार बढ़ जाएगा, उसको खींचेंगे उसका आकार बढ़ जाएगा, लेकिन इसको खींचेंगे इसका आकार नहीं बढ़ेगा। तो हमने बताया था जब मानव नेत्र पढ़ा रहे थे तो बताई थी एक बात हमने कि मानव नेत्र में जो हमारा लेंस होता है, इस सिलियरी बॉडियों द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पे 2 पेशियां होती हैं, इसको तन्यता का गुण देती है, इसमें खिंचाव का गुण आ जाता है। इसी के अनुसार इसकी फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो लेकिन आइए देखिए, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां आपको ले जाए। सपोज कर लीजिए एक लेंस है हमारे पास जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और यह 10 ही रहेगी। ठीक, अब आइए एक चीज और समझते हैं कि हमारे नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा इमेज बनाता है। देखिए, जो नेत्र लेंस होता है ये जो है
प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा। रेटिना पर इमेज बनाता है। कहां पर? रेटिना पर इमेज बनाता है और उल्टा इमेज बनाता है। लेकिन आप कहेंगे यार ये गजब की बात है, कह रहा है कि उल्टा बनाता है। हाँ, लेकिन हम देखते तो सारा सीधा सीधा है। तो ये आपकी आंख की बात नहीं है। आप जानते हैं कि आपके रेटिना में प्रकाश तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं ब्लाइंड स्पॉट से, अंधबिंद से। यहाँ पे ढेर सारी सेल्स होती हैं, सिग्नल का काम करती हैं। बनता तो उल्टा है, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। जैसे हमारे मोबाइल में ढेर सारे फीचर होते हैं, अगर इमेज उल्टा है तो उसको हम सीधा करके भी देख लेंगे, या सीधा है तो उल्टा करके देख लेंगे। मोबाइल एक कंप्यूटर है, तो उससे कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर है। तो इमेज जो है रेटिना पर कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगर ये उल्टा बनता है तो मस्तिष्क इसको कैसा देखता है? सीधा देखता है। याद रखिएगा, जो नेत्र में इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, मस्तिष्क उसे सीधा देखता है। एक प्रकृति का नियम है, नेचर ने इस नियम को हमारे आंख में बना दिया है। अगर कब ऐसा होता कि हमारे रेटिना पर जो इमेज है उल्टा के बजाय सीधा बनता, तो जब उल्टा के बजाय सीधा बनता तो मस्तिष्क उसको कैसा देखता? सीधा के बजाय उल्टा देखता। तो प्रॉब्लम हो जाती। अगर आप हमें, मान लो आपके आंखों में नेचर ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपके रेटिना पर इमेज सीधा बनने लगा, और जब सीधा बनेगा तो मस्तिष्क उसको उल्टा कर देगा, ठीक है? तो हमारा खोपड़ी नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा जब आप देखेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसी चीज के लिए एक क्वालिटी है नेत्र में, समंजन क्षमता। अगर नेत्र में ये क्षमता नहीं होती तो कभी हम सीधा इमेज देखते, कभी उल्टा इमेज देखते, ऐसा होता रहता। कैसे होता? आइए हम आपको बता रहे हैं। समंजन क्षमता का मतलब क्या हुआ? मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेना या घटा लेने की क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। तो मान लीजिए एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10। मान लेते मानव नेत्र ही है और इस लेंस की फोकस दूरी कभी ना बढ़ेगी ना घटेगी, फिक्स रहेगी, बिल्कुल एक्यूरेट, कभी घटने बढ़ने वाली नहीं है। तो क्या होगा? जो लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़े हैं, उनको लिखवाया भी गया, या जो लोग नहीं जानते हैं, आइए बताते हैं। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन में इमेज बनता है। देखिए, 5 कंडीशन ऐसी होती है कि अगर वस्तु फोकस से लेके अनंत के बीच कहीं भी हो, क्या बोले हम? फोकस और अनंत के बीच कहीं भी हो, तो इमेज यहाँ कैसा बनने वाला है? उल्टा बनने वाला है। कैसा बनने वाला है? उल्टा। अगर वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ गई तो इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? सीधा। आप जल्दबाजी मत करिएगा समझने में, आराम से समझिएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा। अचानक आप नहीं सीख सकते, या सीख भी सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं तो मानव का जन्म लिए हैं, प्रयास करना आपका काम है। इसलिए आप कोई जल्दबाजी समझने में मत करिएगा। एक बार अगर समझ लिए तो ये चीज आपके अंदर एक यूनिक हो जाएगी। जो चीजें सामान्य तौर पे लोगों को नहीं पता, बस 1 मिनट में बता देंगे, बात खत्म। लेकिन यहाँ 1 मिनट बताने से हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली जब तक क्लियर ना कर दे। तो क्या बताए हम? उत्तल लेंस में अगर वस्तु फोकस और अनंत के बीच में रखी है तो इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक। अगर इसके बीच में आ गई तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब मान लो हमारी आंख के सामने कोई वस्तु है, हमारी आंख के सामने कोई वस्तु है, और मान लो हमारी आंख की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ये लेंस मान लो हमारी आंख का लेंस है, और कोई वस्तु हम काफी करीब रख दिए जो मान लेते हैं लेंस से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 8। समझ लो ये मैंने ढक्कन ही रख लिया अपनी आंख से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये मुझे अभी भी सीधा दिख रहा है क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर उल्टा बन रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल, ये देखिए क्या है भाई? मॉर्टिन है जो आप लोग लगाते हैं, वो ये मॉर्टिन है।
मान लो मैं इसको देख रहा हूँ 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे देख रहा हूँ, तो रेटिना पे इसका इमेज उल्टा बन रहा है, मैं इसे सीधा देख रहा हूँ। ठीक, अगर ऐसा हो जाता, देखो अब यही समझने वाली बात है। हमने बताया कि ये हमारी ही आंख का लेंस और इसकी फोकस दूरी कितना है, 10 है। अगर फोकस दूरी 10 ही रहती, अगर हम वस्तु को 8 या 6 या 5 मतलब 10 से कम दूरी पर रखते, तो जब 10 से कम दूरी पर हम रखते तो वस्तु की स्थिति फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो जाती। वस्तु की स्थिति लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हो जाती। इस स्थिति में अगर कोई वस्तु है तो लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा। जब सीधा बनाएगा लेंस रेटिना पर, तो मस्तिष्क उसे कैसा देखेगा, उल्टा, इसलिए वो हमें उल्टा दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वस्तु को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, वैसे ही आपकी जो आंख है फोकस दूरी 8 से कम कर लेती है। मतलब 10 था तो 10 से घटा के वो 8 पे वस्तु रखे हैं, तो अपनी फोकस दूरी को 8 से कम कर लेगा। मान लो 5 सेंटीमीटर कर दिया, अब फोकस कहाँ आ गया, 5 पे। पहले फोकस कहाँ था, 10 पे। अब भुला जाओ, अब इसने 10 नहीं बल्कि कितना कर लिया, 5, और वस्तु कहाँ पर, 8 पे। तो इसलिए वस्तु फिर कहाँ आ गई, फोकस के पीछे। जब जब वस्तु फोकस के पीछे होगी तब तब इमेज उल्टा बनेगा, और जब जब इमेज उल्टा बनेगा मस्तिष्क उसे सीधा देखेगा। अभी भी आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा क्या क्या बक दिया इंसान। एक बार फिर से देखते हैं कि भाई आपने उत्तल लेंस में एक कंडीशन पढ़ी है कि जब कोई वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो उसका इमेज आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे नेत्र की फोकस दूरी मान लो 50 सेंटीमीटर है इस समय, अगर हम किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर दूरी, 50 क्या है फोकस, वस्तु कहाँ आ गई 20, अर्थात वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ गई। अगर लेंस अपनी फोकस दूरी कम नहीं किया तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्यों आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि फोकस दूरी 50 है और वस्तु कहाँ पर है, 20 पर। इसका मतलब वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आ गई, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जब सीधा बनेगा तो मस्तिष्क कैसा करके देखेगा, उल्टा करके देखेगा। लेकिन मानव नेत्र बहुत ही समझदार है, वो जैसे ही जानती है कि आपने वस्तु को 20 सेंटीमीटर पर रख दिया है, तो अपनी फोकस दूरी तुरंत 50 से घटा के मान लो 10 सेंटीमीटर कर दी, और वस्तु कहाँ रखी गई थी, 20 पर। अब देखो, अब उसका फोकस कहाँ पे आ गया, 10 पे आ गया। फोकस कहाँ पे आ गया, 10 पे। तो और वस्तु कहाँ पे रखी, 20। इसका मतलब अब फिर वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे आ गई, कहाँ की, फोकस के पीछे आ गई। और जब जब वस्तु फोकस के पीछे होगी तब तब इमेज उल्टा बनेगा और मस्तिष्क उसे कैसा करके देखेगा, सीधा करके देखेगा। इसीलिए आंख के अंदर एक नेचर ने क्वालिटी डाल दी, एक मिनट स्टैंड थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। और ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि इसीलिए नेचर ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अगर वस्तु नजदीक आती है तो फोकस दूरी घटा लेगी नेत्र लेंस, अगर वस्तु दूर जाती है तो फोकस दूरी वो क्या करेगी, बढ़ा लेगी। इसीलिए उसने ऐसा किया। फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बने, रेटिना पर उल्टा बने, और जब प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनेगा तो मस्तिष्क उसे कैसा देखेगा, सीधा। अगर किसी ने आपसे बाय द वे पूछ दिया कि समंजन क्षमता का तात्पर्य क्या है, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि मानव नेत्र द्वारा अपने फोकस दूरी को कम कर लेना या अधिक कर लेने की क्षमता जो होती है क्या कहलाती, समंजन क्षमता। अगर किसी ने पूछ दिया फोकस दूरी कम और अधिक क्यों करती है, तो सिलेंडर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, पूरी जानकारी है तो आप बता देंगे कि भैया फोकस दूरी अगर उसकी हमेशा बराबर रहेगी, तो जब कभी वस्तु, मान लो वस्तु दूर है, तो इसका मतलब फोकस से दूर होगी, तो ठीक है, इमेज सीधा उल्टा बन जाएगा और मस्तिष्क सीधा करके देख लेगा।
लेकिन अगर वस्तु काफी नजदीक आ गई तो जब वस्तु नजदीक आएगी, अगर उसका फोकस फिक्स रहेगा तो वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में आ जाएगी, इसलिए इमेज सीधा बनने लगेगा। तो मस्तिष्क उसे कैसा देखने लगेगा? उल्टा। इसलिए मानव नेत्र बहुत ही चालाक होती है। जैसे ही वस्तु करीब आती है अपने फोकस को कम कर लेती है, तो वस्तु फोकस के पीछे हो जाती है। जब जब वस्तु फोकस के पीछे होगी, इमेज हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और मस्तिष्क कैसा देखेगा? उसे सीधा। मैं एक ही बात कई बार बोला हूं, तो आप ये मत समझिए कि पका रहा है, ठीक है? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। समझ में आता है? एक पिक्चर जब एक बार में नहीं समझ में आती तो आप दूसरी बार देखते हैं, ठीक है? तो एक कपड़ा नहीं पसंद आता है तो आप दूसरा कपड़ा देखते हैं, तो बात एक ही है ना, पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो अब आप समंजन क्षमता समझ गए कि समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक। अब इसके बाद एक चीज आती है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। मतलब वो क्या नाम से नेत्र में बीमारियां क्या क्या होती हैं, लेकिन उसको जानने से पहले आइए हम एक चीज समझते हैं। एक फार पॉइंट होता है और एक नियर पॉइंट। मतलब निकट बिंदु और दूर बिंदु, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, ठीक है? निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या क्या होता है, ये आइए देखिए। नियर पॉइंट क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, ठीक है? नियर पॉइंट क्या होता है, निकट बिंदु। इसको जानना बहुत जरूरी है कि निकट बिंदु क्या होता है। तो आइए बताते हैं। हमारे आंख के सामने वह न्यूनतम दूरी, मतलब मानव नेत्र के सामने वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनता है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। बात को फिर से सुनिए, दूसरे तरीके समझिए। ये समझिए आप, हमारी आंख से वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी पुस्तक को हम स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। क्या बोले हम? जहां पर रखी पुस्तक के अक्षरों को हम स्पष्ट रूप से देखकर पढ़ सकते हैं, उस बिंदु को निकट बिंदु बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक। अगर हम आपसे किताब 2 बीघा दूर रखा के पढ़वाएं तो आप पढ़ेंगे? इतनी छोटी सी किताब दिखेगा ही नहीं, क्योंकि निकट बिंदु का मतलब ये हुआ जहां पर रखी किताब का अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे आपके आंख के सामने, वही दूरी आपके नेत्र का निकट बिंदु होगा। अगर आपकी नेत्र स्वस्थ है तो नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप सभी पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट रूप से पढ़ लेंगे। इसीलिए कहा जाता है स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक। समझ गए होंगे इस बात को आप कि मानव नेत्र के सामने वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनता है। स्वस्थ नेत्र के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब आइए हम आपको बताते हैं दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु, फार पॉइंट क्या होता है, ठीक है? आइए आपको बताते हैं कि फार पॉइंट क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु का मतलब आप अपने आंख से ज्यादा कहां तक देख सकते हैं। तो कोई लड़का सोचेगा 1 किलोमीटर देख सकते हैं, 2 किलोमीटर देख सकते हैं, कोई बोलेगा 500 मीटर देख सकते हैं, तो ऐसा गलत है। आप तारों को देखते हैं, कहेंगे हाँ। चांद को देखते हैं, हाँ। सूरज को देखते हैं, हाँ। तो क्या है चांद और सूरज हमारे यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है? नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक देख सकते हैं, वही दूरी हमारे लिए क्या होगी? दूर बिंदु होगी। अगर हमारी नेत्र स्वस्थ है तो हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं, क्योंकि तारे अनंत दूरी पर हैं। तो इसलिए हमारी आंख सही है तो हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। तो हमारा दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा, क्योंकि हमारी नेत्र क्या? स्वस्थ है। तो दूर बिंदु क्या होता है? मानव नेत्र के सामने वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। बात बनने की, स्पष्ट बने या ना बने उसकी बात नहीं, बात बनने की है। मानव नेत्र के सामने वह वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप निकट बिंदु और दूर बिंदु समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज आता है दृष्टि विस्तार, विजुअल रेंज। ये दृष्टि विस्तार क्या होता है? विजुअल रेंज क्या होता है? दृष्टि विस्तार क्या होता है? देखिए, निकट बिंदु मतलब दृष्टि विस्तार का मतलब ये हुआ कि हमारी आंख कहां से कहां तक देख सकती है।
मतलब हमारी दृष्टि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो हमारी दृष्टि निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच में फैली हुई है, क्योंकि हम वस्तु को कहाँ तक देखते हैं, निकट बिंदु से, मतलब 25 सेंटीमीटर से शुरू करते हैं और कहाँ तक देखते हैं, अनंत तक। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच दृष्टि विस्तार को ही क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। देखो, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के विस्तार को, क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं, विजुअल रेंज कहते हैं। ठीक है, ये स्वस्थ नेत्र के लिए कितना होगा, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अगर आपसे कोई पूछे दृष्टि विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, तो दृष्टि विस्तार जो हमारा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है, अगर हमारी नेत्र स्वस्थ है तो। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए एक थोड़ा मजेदार बात बता देते हैं, उसके बाद हम आपको ये चीज बताएंगे। ठीक है, कि मायोपिया क्या होती है और हाइपर मायोपिया क्या होती है, रतौंधी क्यों होती है, और सारी चीजें बताएंगे हम आपको। लेकिन उसके जानने से पहले हम एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि मानव नेत्र में, कहाँ पर, मानव नेत्र मतलब हमारी आंखों में, बड़ा मजा आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। मानव नेत्र में क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन दो चीजें बहुत जानना जरूरी है। हमारे आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक शंकु के आकार की, मतलब कोन टाइप होती है। ठीक है, कोन टाइप, और एक बेलन के आकार की। ठीक है, बेलन के आकार की, मतलब सिलेंडर के टाइप की होती है। ठीक है, सिलेंडर के टाइप की कोशिकाएं होती हैं, बेलनाकार होती हैं। ठीक है, क्या हो, इसका मतलब क्या है, देखो, जो कोन टाइप कोशिकाएं होती हैं, शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, इनका काम होता है रंगों को पहचानना। किसको पहचानना, रंगों को पहचानना, कलर का पहचानना। किसके कारण होता है, हम शंकु जानते हैं ना, ऐसे जैसे आइसक्रीम खाते हैं, शंकुनुमा होती है, नमकीन का जो कागज से ऐंठ के बनाते हैं, शंकुनुमा, पता होगा आपको। और जो बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं, उनका काम होता है प्रकाश की तीव्रता को पहचानना। किसको, प्रकाश की तीव्रता को पहचानना। वीडियो को पूरी देखना, यकीन से कहता हूं कि आपकी जानकारी बहुत डीप होगी, और ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा, मेरी इतनी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इसको जानकारी देने के लिए आपके पास अपना पर्सनल माइंड होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। हर चीजें किताब में नहीं मिल जाती। हाँ, एक चीज आपको जरूर मिलेगी कि मनुष्य के नेत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, हर जगह मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, इन कोशिकाओं का काम क्या भैया, अगर एक कोशिकाएं मानव नेत्र से गायब कर दी जाएं, तो हम किसी भी रंग को पहचान नहीं पाएंगे। कौन लाल है, कौन हरा है, कौन पीला है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा, हमेशा अंधेरा अंधेरा ही रहेगा। ठीक है, और देखिए, रतौंधी जिसके अंदर होती है, उनके अंदर इन कोशिकाओं की कमी होती है। ठीक है, रतौंधी मतलब उन्हें जो है रात में दिखाई नहीं देता है। सॉरी, इसके कारण, सॉरी। देखिए, हाँ, इसका एग्जाम्पल ये है, जो मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है। मधुमक्खी के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की मात्रा हम लोगों की नेत्र से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए जो मधुमक्खी है, अल्ट्रा वायलेट रे को देख लेती है, परावैंगनी विकिरण को भी देख लेती है मधुमक्खी, लेकिन मनुष्य नहीं देख पाता है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य को परावैंगनी अंध कहा जाता है, परावैंगनी अंध कहा जाता है। तो मधुमक्खियों के अंदर एक कोशिकाएं ज्यादा होती हैं। और एक चीज आप जानते हैं, वर्ण अंधता, जिनको लाल और हरा रंग नहीं पहचान में आता है, उनको हम बोलते हैं वर्ण अंधता। कलर विजन नाम सुने होंगे। कलर विजन इसी कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। अगर हमारे नेत्र में एक कोशिकाओं की संख्या कम है, और ये जीनेटिक होता है, अगर हमारे अंदर एक कोशिकाएं कम है तो आने वाली पीढ़ी में भी कम रहेंगी। ठीक है, ये जीनेटिक होता है। तो वर्ण अंधता, कलर विजन, ये अनुवांशिक गुण है। और ये होता क्यों है, क्योंकि आपके नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की मात्रा बहुत ही कम है। जब इनकी मात्रा कम होगी तो हमको रंगों को पहचानने में काफी दिक्कत होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा
कि शंक्वाकार जो कोशिकाएं होती नेत्र में, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य रंगों की पहचान करना। अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी तो हम रंगों को पहचान नहीं पाएंगे और हमें कलर विजन हो जाएगा। खास तौर पे हम लाल और हरे रंग का निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कौन सा रंग लाल है और कौन सा रंग हरा है। ठीक है, तो ये बात रही किसकी? शंक्वाकार कोशिकाओं की। ठीक है, अब आइए बड़ी अच्छी सी बात है कि सिलेंडर टाइप कोशिकाएं, छड़नुमा दंड के आकार की कोशिकाएं, इनका कार्य क्या होता है? देखो, इन कोशिकाओं के कारण हम जो प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को महसूस करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को भांप लेते हैं। ठीक है, रोशनी कम है या ज्यादा है उसका निर्णय ले लेते हैं। तो जो रतौंधी होती है, रतौंधी में मुख्य कारण यही है कि रतौंधी में हमारे अंदर एक कोशिकाएं कम हो जाती हैं, जिससे थोड़ा सा अंधेरा होने पर हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता को मापने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए अंधेरा होते ही हमें दिखाई नहीं देता, जिसे रतौंधी रोग के नाम से जाना जाता है। अब आइए इसका हम बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देने वाले हैं। अगर आप डिस्कवरी देखते हैं तो आप ये चीज अच्छे से समझ जाएंगे कि बेलनाकार कोशिकाओं का कितना महत्व है हमारे दैनिक जीवन में या अन्य जीवों के दैनिक जीवन में। देखिए, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक, उन्हें रात में दिखाई नहीं देता। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, उन्हें रात में दिखाई नहीं देता है, और जितने मांसाहारी जानवर होते हैं उन्हें रात में दिखाई देता है। तो क्या इन दोनों में है उसको समझा जाए, बड़ा मजा आने वाला। देखो, अगर शाकाहारी जानवरों को रात में दिखाई देने लगी, देखिए जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो ज्यादातर अपना शिकार रात में करते हैं, ठीक, क्योंकि दिन में शाकाहारी जानवर उनको दूर से ही देख लेते हैं और वो भाग जाते हैं, उनका शिकार बहुत कम हो पाता है, इत्तेफाक से हो जाता है। डिस्कवरी देखते हैं तो आपको पता होगा। शाकाहारी जानवर को अगर रात में भी दिखाई देने लगे तो क्या होगा? जैसे दिन में भाग जाते हैं, शिकार नहीं कर पाते हैं मांसाहारी, वैसे रात में भी भाग जाए। तो इस तरीके से मांसाहारी जानवर अपना शिकार कर ही नहीं पाएंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिकार हमेशा भाग जाएगा, वो दूर से ही देख लेगा जैसे दिन में भाग जाता है, तो इन पर अटैक नहीं कर पाएंगे, तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो नेचर ने गजब का सिस्टम बनाया, हमें नेचर को समझना चाहिए, क्या मजेदार चीज है उसमें। नेचर ने सेट की है यहाँ पे, उसने क्या किया, सारा प्रकृति को बैलेंस करने के लिए उसने क्या किया, इनके अंदर इन कोशिकाओं की कमी कर दी, बेलनाकार कोशिकाओं की क्या कर दी, कमी कर दी, जिसके कारण जब बेलनाकार कोशिकाओं की कमी होगी तो हम कम प्रकाश में वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता हम भांप नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से, हमें कम दिखाई देगा। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो नेचर इनके अंदर इन कोशिकाओं को कम कर देता है, जिससे इन्हें रात में दिखाई नहीं देता है। ये एक जगह पे बैठे रहते हैं, और शिकारी जो जानवर होता है मांसाहारी, इसके अंदर नेचर ने इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ा दी है, इसलिए ये रात में तारों के प्रकाश की मदद से भी काफी दूर तक स्पष्ट देख लेते हैं। बात को समझिएगा, जो मांसाहारी जानवर होते हैं रात्रि में तारों की उपस्थिति में, तारों की प्रकाश की उपस्थिति में काफी दूर तक देख लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेलनाकार कोशिकाएं बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, इसलिए रात में ये देख लेते हैं, दूर से ही देख लेते हैं, ये इन पर अटैक करते हैं और इसका शिकार कर लेते हैं, और फिर इनका भोजन पोषण होता है और इनकी भी लाइफ बरकरार रहती है। तो जब आप डिस्कवरी देखते हैं तो अब आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर मांसाहारी जानवर क्यों जो है रात में ही शिकार करते हैं, क्योंकि शाकाहारी के अंदर एक कोशिकाएं कम होती, रात में नहीं दिखाई देता, मांसाहारियों के पास एक कोशिकाएं ज्यादा होती, जिसके मदद से कम प्रकाश में भी अच्छे से देख लेते हैं और शिकार को देख लेते हैं और उससे अपना शिकार कर लेते हैं, जिससे इनका भरण पोषण होता है और इनका जीवन आगे बढ़ता है। उल्लू का नाम सुने ही होंगे, है तो वो उल्लू, जिसे कहते हैं ये उल्लू है यार। उल्लू की एक बहुत बड़ी खासियत है, उसके अंदर ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती है और रात में बहुत अच्छे से देखता है। ठीक है, उल्लू जो रात में बहुत अच्छे से देखता है वस्तुओं को, इसलिए आप किसी को उल्लू मत कहना, क्योंकि वो आपको बहुत बारीकी से भी देखता है, अंधेरे में भी आपको देख लेगा, इसलिए उल्लू को उल्लू कहने वाला खुद बहुत बड़ा उल्लू है।
तो कितना मजेदार रहा ये चीज, आप बताइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो जरूर बताइएगा कि मजा आया इसमें कि नहीं आया। और थोड़ा आजकल मौसम का थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, इसलिए वीडियो बैक टू बैक नहीं बन पा रही, क्योंकि जब मौसम गड़बड़ होता है तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है और वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। नेट अपलोड होने के लिए नेटवर्क तो चाहिए ही चाहिए। तो हमें उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप उसको बताइएगा, तो आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर शेयर करिएगा।